Very good morning to all of you. लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय डॉट और क्रॉस. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि डॉट आउटवर्ड के लिए, क्रॉस इनवर्ड के लिए, और इसका एसआई यूनिट क्या था? टेस्ला, और सीजीएस यूनिट गॉस. एक टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर. कुछ पुराना हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं. तो बेटे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये हमेशा आपके हाथ की मुंह की तरफ होना चाहिए. अब देखो ये वाली चीज प्लेन से बाहर निकल रही है, प्लेन से बाहर, और इधर क्या जा रही है? अंदर जा रही है. जहां से बाहर निकल रही है आउटवर्ड के लिए डॉट और इनवर्ड के लिए क्रॉस. ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया है. ओके है? तो ये तो था लास्ट लेक्चर. अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ की. इसकी बात करेंगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ की. बायोट-सैवर्ट्स लॉ में ये जो टी है, साइन टी, ये साइलेंट होता है. बायो-सैवर्ट्स लॉ इन 1820, मतलब 1802 के अंदर H.C. ऑर्स्टेड, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, H.C. ऑर्स्टेड ने यह बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से अगर करंट हम पास करते हैं तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है. तो उन्होंने ये कहा कि जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल, देखो ये प्लेन के साथ, ये आपके मुंह की तरफ होना चाहिए. बाहर आ रहा है तो इधर क्या लगेगा बेटे? डॉट. और अंदर आ रहा है तो इधर क्या लगेगा? क्रॉस. हो गया? ये डॉट और ये क्या हो जाएगा? क्रॉस. मेरी बात को समझ पा रहे हो? अब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटे? आउटवर्ड. और इस तरफ क्या है? इनवर्ड. ऐसा कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था. ठीक है? पर आज हम जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो H.C. ऑर्स्टेड के इंप्रूव फॉर्म में था. 1820 में J.B. बायोट, जैपनीज बेयर्स बायोट फ्लेक्स सैवर्ट, they explain the expression to determine the magnetic field to determine the magnetic field which produce due to current carrying conductor, क्लियर? तो इन्होंने एक ऐसा लाभ बनाया कि एक कंडक्टर के अंदर कितना करंट जा रहा है, उस करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. नोट कर लीजिए. दे एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड
विच प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। नोट करिए, शाबाश। कॉपी पेन बेटे साथ लेके बैठा करो, शाबाश। इस चीज के लिए इन्होंने एक वर्ड एक्सप्लेन किया, दैट वर्ड इज करंट एलिमेंट। दैट वर्ड इज करंट एलिमेंट। देखिए करंट एलिमेंट क्या है। सपोज करो कि दिस वन इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस वन इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट I चल रहा है, जिसमें करंट क्या चल रहा है? I। मैंने कहा कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मतलब इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां कहां जा रही हैं? अंदर जा रही हैं, प्लेन के अंदर जा रही है। ये देखो कर्ल करके अंदर जा रही है। तो अंदर के लिए क्या होता है? क्रॉस। अंदर के लिए क्या होता है? क्रॉस। इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। ओके, चलिए अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है तो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे तो कुछ होगा, इस जगह पे कुछ होगा, इस जगह पे कुछ होगा। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग इसके छोटे छोटे हिस्से कर लेते हैं। दिख रहा है ये हिस्सा? ये पूरा मान लो L हो गया। ये पूरा क्या हो गया आपका? L। और ये छोटे छोटे हिस्से किसके कर रहे हैं हम? L के कर रहे हैं। दिख रहा होगा? ठीक है। अब इस एक छोटे हिस्से को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? dl। क्या बोलते हैं उसको? dl। कि ये एक पूरे L लेंथ के कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटे? dl। क्लियर? इसे क्या कहोगे? dl। द सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग conductor which use to determine the magnetic field, which used to determine the magnetic field. The segment of conductor, the segment of conductor का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि ये चौक एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इसके छोटे छोटे हमने जो पार्ट यूज किए इस P पॉइंट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उस पार्ट को हमने क्या कहा? करंट कैरिंग एलिमेंट। अब इस करंट कैरिंग एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा और जान लें, क्योंकि बाद में ये हम नहीं समझाएंगे, तो अभी इसको क्लियर करो। करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए सबसे पहले तो ये याद रखना कि बेटे ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात याद रखना, इसे रिप्रेजेंट dl से किया जाता है। यूनिट लेंथ है तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा बेटे? मीटर। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मीटर। आर यू गेटिंग? एंड the direction of current carrying element is
the direction of current, is the direction of current, direction of current. नोट कर लो बेटे, दिस इज करंट एलिमेंट, दिस इज करंट एलिमेंट. नोट करिए, शाबाश. क्लियर कर लीजिए एक एक चीज. अब हम एक्सप्लेन करेंगे बायोट सवर्ट्स लॉ की. ये बहुत जरूरी था मुझे करंट एलिमेंट बताना कि इसका फंक्शन क्या है. देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोट-सवर्ट्स लॉ. एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोट-सवर्ट्स लॉ. बायोट-सवर्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या लिया कि एक इनफाइनाइट लेंथ की एक कंडक्टर लिया एक्स वाई. क्या लिया? एक्स वाई, इनफाइनाइट लेंथ के लिए. और इस पे करंट एक्स से वाई की तरफ चल. क्लियर? करंट क्या हो गया? आई. ठीक. और एक पी पॉइंट ले लिया मैंने. इस पी पॉइंट के ऊपर मैं चाहता हूं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये डिटरमाइन करना है. क्लियर? पी पॉइंट के ऊपर, इस के ऊपर मैंने छोटे छोटे इसके हिस्से कर लिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से इसके ऊपर एक करंट एलिमेंट मूव करने लगा. और इसका यहां से जो पोजीशन वेक्टर आया, दिस वन इज ए आर वेक्टर, दिस वन इज ए आर वेक्टर. ये क्या हुआ आपका? डीएल. तो इसका एक एंगल बन गया यहां पे. ये एंगल क्या हुआ बेटे? थीटा. ये एंगल क्या हो गया? थीटा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप क्या लिखोगे? कंसीडर अ कंडक्टर of xy, conductor xy having current I from x to y, x to y. एक करंट एलिमेंट कहाँ है? करंट एलिमेंट डीएल मूव्स x to y, x to y. Clear? We wish to determine the magnetic field at P point, at P मतलब इस पॉइंट पे, which located
which located which located at position vector r। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि ये P पॉइंट इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो कहां बना रहा है। करंट की डायरेक्शन में थंब, हाथ कहां जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो ये क्रॉस हो गया। अब आपको पता है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा कि करंट है तो पास में, यहां पे कुछ, यहां पे कुछ, यहां पे कुछ, तो इसका मतलब इस आर के जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करता जाएगा। तो इसका मतलब बी निकालने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, दिस इज माय टारगेट। ओके, अब यहां तक समझने के लिए हम आ गए हैं। तो आप देखिए अब क्या क्या चीजें आप बना सकते हैं। निकालना क्या आपको बी, जो कि यहां तक क्या बन जाएगा डीबी। डीबी समझ रहे हो कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहली बात, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना करंट देते जाओगे उतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा। dB, this is equation number first, dB directly proportional to current element। अब इसका मतलब भी समझ लो, करंट एलिमेंट छोटा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा होगा, करंट एलिमेंट बड़ा होगा तो करंट भी ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे जैसे करंट एलिमेंट की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, साइन थीटा ही क्यों, कॉस थीटा क्यों नहीं। डीएल दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, आर वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब मैं कह दूं कि डीएल इंटू आर, डीएल इंटू आर, तो ये क्या होगा, एक हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर कि जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। ग्राफ इसके आप बना लेंगे। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 and 4, अगर हम इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, dB प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। दैट कांस्टेंट इज के। तो dB प्रोपोर्शनलिटी के लिए क्या लगा दोगे बेटे, के आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर, इसका यूनिट बना लो के लिए, के इज proportional constant, K is proportional
constant, k is proportional constant where k is equal to mu naught upon में 4 pi. k is equal to mu naught 4 pi. mu naught absolute permittivity, absolute permittivity, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7. कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7. अब इसकी वैल्यू बनाने के लिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा. के को इधर रख लो, इस के को, तो dB इंटू आर स्क्वायर आई इंटू डीएल. तो dB के लिए क्या लग जाएगा बेटे? टेस्ला. आर स्क्वायर के लिए क्या लग जाएगा? मीटर स्क्वायर, और एक डीएल से मीटर कैंसिल, और पर एम्पियर. ये म्यू नॉट की यूनिट आ गई. क्लियर? अब हम फाइनल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं. फाइनल फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? फाइनल फॉर्मूला dB म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर. दिस इज स्केलर क्वांटिटी. दिस इज स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर बनाने के लिए म्यू नॉट आई dl आर साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटे? आर क्यूब. मतलब आर से ही मल्टीप्लाई कर दिया और आर से ही. मैंने आपको बताया कि डीएल वेक्टर आर वेक्टर, तो उसके साथ साइन आएगा. तो अब देखो समझने की बात क्या है इसमें. नोट कर लिया होगा आपने. कि डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू डीएल इंटू आर. क्रॉस प्रोडक्ट बना दिया. डीएल इंटू आर इज इक्वल टू बी वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट में ये होता है कि ये भी इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर. तो डीएल परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर और आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको dB बनाओ, आप खुद बनाओ. म्यू नॉट आई इंटू डीएल, म्यू नॉट आई इंटू डीएल, इसको आप लोग ये लिख सकते हो म्यू नॉट आई डीएल इंटू आर वेक्टर अपॉन में 4 पाई आर क्यूब. This is dB. This is dB. Clear? Got it? That is your answer. अब इस आंसर के बारे में अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं. इसके बेस के ऊपर वो न्यूमेरिकल आप देखना. ये बायोट-सावर्ट्स लॉ के ऊपर एक एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल है. शायद ये वही सेम स्टेटमेंट है या उससे अलग, वो आप लोग देख लेना. अब हम थोड़ा सा फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं. अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया, दैट इज dB म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई. तो आप जान लेना म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. नीचे 4 पाई तो 4 पाई कैंसिल हो गया, तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की पावर माइनस 7. ओके. आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर.
ये डायग्राम था, ये पी पॉइंट था आपका, क्लियर। ये आर वेक्टर, ये डीएल वेक्टर, ठीक है। इसको आप अपने नोट्स में डाल लेना इससे पहले। अब आप ये बताओ कि ये डीएल चल रहा है और ये करंट चल रहा है, यहां पे ये एंगल थीटा है बेटे। तो जैसे जैसे ये इधर बेंड होती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड पास आता जाएगा। और जब डीएल और आर, मैं यहां बता देता हूं, डीएल इंटू आर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जब ये इस तरफ होगा, घूम के इधर आ जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा बेटे, जीरो। डीएल भी इसी साइड, आर भी इसी साइड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सबसे अब साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या हो जाएगा बेटे, जीरो हो जाएगा। अगर ये इधर हो जाए एंटी पैरेलल, तो साइन क्या हो जाएगा बेटे, 180, तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब समझने वाली बात है कि आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, तो डीएल इंटू आर, साइन क्या हो जाएगा बेटे 90, ये आर यहां हो जाए, मतलब ये 90 पे हो जाए, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये 3 केस हैं, इनको नोट कर लेना केस बनाकर। अब हम आते हैं इस न्यूमेरिकल की तरफ। एन एलिमेंट डेल्टा एल डेल्टा dx I कैप मतलब x एक्सिस is placed at the origin and carries a large current 10 ampere. This is axis. ये एक x एक्सिस है और एक क्या है, y एक्सिस, मतलब एक प्लेन आपके पास बन गया। अब बिल्कुल ओरिजिन पे एक हमने करंट एलिमेंट मान लिया कि ये भी करंट एलिमेंट है, क्लियर। दिस वन इज ए डेल्टा एल, क्लियर। और डेल्टा एल डेल्टा एक्स किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक। ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट 10 एम्पियर। यहां से करंट कितना चल रहा है बेटे, 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। वो आपकी चॉइस है, ऊपर जाओ, और आपकी चॉइस है नीचे जाओ। ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, आर की वैल्यू क्या होगी 0.5 मीटर, आई की वैल्यू होगी 10 एम्पियर, ठीक है जी। मान लो अगर आप ये पी पॉइंट यहां लेते हो जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और मान लो पी पॉइंट यहां लेते हो, तो करंट की डायरेक्शन में आपको हाथ रखना है। हाथ ऐसे भी रखा जा सकता है हाथ पर, ये आपकी तरफ और ये अंगूठा करंट की तरफ, हो गया। अब देखो यहां से ये बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो यहां पे क्या लग जाएगा बेटे, डॉट, क्या लग जाएगा, डॉट। और जब यहां से ऐसे आएगा अंदर, तो यहां पे क्या लग जाएगा बेटे, क्रॉस। कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसके हिसाब से निकालूं तो R 0.5 मीटर। अब सब चीज थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो दैट इज 90। अब आपके पास स्टेटमेंट सारी तैयार है, डायग्राम और स्टेटमेंट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, dB म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई बेटे 10 की पावर -7, I कितना हो गया 10, dl कितना हो गया 1 इंटू 10 की पावर -2 साइन 90
अपॉन में आर स्क्वायर, आर कितना है 0.5, 0.5, ठीक। साइन 90 हो गया 1, पॉइंट ऊपर कितना चला गया बेटे 100, और इस 100 से कट जाएगा 25, 4, चलो सब सॉल्व, 4, 10 की पावर -9 और एक 10 ये गया, तो 10 की पावर -8 मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए टेस्ला। इतना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। ये आ गया। अब हमने इसकी डायरेक्शन देखनी है, यहां तक देख लिया। अब डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऐसे निकाला जाता है बेटे, आई जे के, आई इंटू जे +1 में आपको करवाया था, के कैप, जे इंटू के आई कैप, और के इंटू आई, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन हम किसके बीच में निकालते हैं, डीएल इंटू आर, डीएल इंटू आर। डीएल देखो कौन सी एक्सिस में है, एक्स एक्सिस, आई कैप। आर देखो कौन सी एक्सिस में है, वाई, वाई के लिए क्या लग जाएगा, जे कैप। आई इंटू जे क्या आ गया, के कैप। आई रिप्रेजेंट करता है एक्स को, वाई किसको, जे को, के किसको, जेड को। तो कौन सी एक्सिस में जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जेड एक्सिस, नोट कर लीजिए। और आज का ये छोटा सा एक टॉपिक है बायोट-सवर्ट्स लॉ, इसको आपने बहुत अच्छे से करके देखना है, क्योंकि इसके ऊपर 3 एप्लीकेशन है और तीनों एप्लीकेशन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। तो आप लोग इसके नोट्स साथ साथ मेंटेन करेंगे और व्हाट्सएप करेंगे मुझे, और कोई डाउट आता है तो आप पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।